स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा चल रहा है पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, राइट। और उस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग सहारा ले रहे हैं डाइपोल मोमेंट का। और हम सबको इतना अभी 2 क्लासेस के बाद ज्ञान हो गया है कि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसकी पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड है, राइट। और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही पोलैरिटी ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, राइट। नंबर 1, यू हैव टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF and HCl, right? So the difference in the electronegativity, HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, HCl में डिफरेंस कम है। सो डेफिनेटली इट इज़ मोर पोलर, राइट। देयर इज़ नो नीड टू राइट द रीजन, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया इस पॉइंट के बारे में। चलते जाइए, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, so we will discuss about the polarity of HF bond with OH bond। ध्यान दीजिएगा, HF बॉन्ड की पोलैरिटी OH बॉन्ड के साथ। ओके, अगेन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। द डाटा चेक करिए आप लोग, 2.1, 4.0, 2.1 और 3.5। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को कम खींचेगा, चार्ज कम आएगा। सो HF और HO बॉन्ड के अंदर HF बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है। ऊपर वाले केसेज में भी अगर बात करें, आंसर लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो साथ साथ, और रीजन बहुत ज़रूरी है जिसको आप समझते जाइए। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज कंपेयर द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड विद NH बॉन्ड। सो NH बॉन्ड, N 3 बॉन्ड बनाता है तो 2 के लिए स्पेस छोड़ दिया। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से चेक कीजिए, 2.1 और 3.5। So here 2.1 and 3.0. So large difference in the electronegativity. Okay, here less difference in the electronegativity. So OH bond is more polar than NH bond. This is another good example. Okay, right. हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओके, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कौन ज़्यादा पोलर होगा, राइट। बाकी तो जो भी होना है बॉन्ड, कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लोगों को लगभग बराबर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पे जाओगे तो बराबर भी नहीं है ये, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग ये देखेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। यहाँ ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली एक वीक बॉन्ड है जिसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी है। सो C डबल बॉन्ड O इज़ मोर पोलर देन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को कवर करके चलने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल कंपेयर द ज्योमेट्री ऑफ BH3 डाइपोल मोमेंट। BH3 का कंपेयर कीजिए NH3 के साथ, राइट। ज्योमेट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो BH3 का ज्योमेट्री ये है, और NH3 का देखोगे आप लोग, सो NH3 का ज्योमेट्री ये है। दिस इज योर पार्ट, ओके। और अगर आप लोग एरो से रिप्रेजेंट करना चाहो इस पूरे फिनोमिना को, तो सबको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो लगाना है, ज़्यादा और ज़्यादा, राइट। टोटल नेट पुल जो है बोरोन की तरफ वो 0 दिखाना है आपको। सो डाइपोल मोमेंट इस केस के अंदर 0 होगा। लेकिन क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन हमेशा आवेश शो करता है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा, और तीसरे बॉन्ड का भी नाइट्रोजन ज़्यादा। सो ओवरऑल रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा होगा। सो NH3 जो है वो पोलर है और BH3 आपका नॉन पोलर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आगे चलिए भाई, आप लोग कंपेयर कीजिए। ज्योमेट्री भी एक एसेंशियल रोल अदा कर रही है। CH4 एंड CH3Cl, ओके। CH4, दिस इज CH4, सभी एंगल इक्वल हैं, 109.5। CH3Cl, Cl को कहीं भी एक जगह दिखा दीजिए क्योंकि चारों इक्वलेंट पोजीशन के ऊपर ही मौजूद हैं, राइट। ओके, सो अब मामला आता है भाई कि
कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो आप यूँ लगा सकते हो, एक ही तरफ सबका अट्रैक्शन है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन में अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और कार्बन क्लोरीन में अलग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्सेज है वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। सो CH3Cl जो है वो पोलर है, जबकि दूसरी तरफ सिमेट्रिकल बॉन्ड होने की वजह से CH4 जो है वो आपका नॉन पोलर है, आपको पता होना चाहिए। ओके, और आगे चलते हैं भाई। 7th क्वेश्चन के अंदर CO2 इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड भी पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन CO2 जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो लेट्स चेक CO2 and CO2. So what happens here? ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपका 0 होगा, राइट। इन द नेक्स्ट केस 8th क्वेश्चन, यू कैन कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3. इट इज़ अनदर गुड क्वेश्चन। सो N लोन पेयर, H और H, N ए लोन पेयर, F और F। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे अगर आप बात करते हो तो हमेशा अवे होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, ऊपर वाले में ये अवे होगा, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप ध्यान से देखोगे, पहले वाले केस में रिजल्टेंट एक डायरेक्शन की वजह से, राइट, और दूसरे वाले में अपोजिट है, इधर और इधर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो NH3 में एक ही तरफ पोलैरिटी, जबकि यहाँ अपोज हो रहा है। सो NH3 इज मोर पोलर देन NF3। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोग आगे जाते जाते पढ़ पाओगे। अगर आप बुक्स को फॉलो करते हो तो आपकी बुक में सिस और ट्रांस के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर रखा है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो मैं एक बात मानता हूं कि जब अभी आप लोगों को सिस और ट्रांस और ऑर्थो, मेटा, पैरा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोगों को उतना टिपिकल क्वेश्चन पे इस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। +1 ख़त्म होते होते आप लोगों को इन सब के बारे में बहुत क्लियर नॉलेज हो जाएगा कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट कम है और किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ओके, सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू कि विच मॉलिक्यूल इज पोलर इन ईच पेयर। कंपेयर करिए डाइपोल मोमेंट को या पोलैरिटी को। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, HF और F2 की पोलैरिटी को कंपेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, CO2 और H2O की पोलैरिटी को। थर्ड क्वेश्चन, N2 और NH3 की पोलैरिटी को कंपेयर कीजिए। चौथा, CH4 और CH3Cl की पोलैरिटी को कंपेयर कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, HF और HCl की पोलैरिटी को, राइट। सिक्स क्वेश्चन आपका HF और H2O की पोलैरिटी को कंपेयर कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन, H2O और NH3 की पोलैरिटी को कंपेयर करना है। 8, BH3 और NH3 की पोलैरिटी को कंपेयर करना है। 9, NH3 एंड NF3 इसकी पोलैरिटी को भी कंपेयर करना है, राइट। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके। 10th क्वेश्चन, CCl4 और CH3Cl इसकी पोलैरिटी को भी कंपेयर करना है। तो जैसे जैसे आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आओगे आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भाई कि कंपेयर द नंबर 1 बॉन्ड एंगल, नंबर 2 पोलैरिटी ऑफ NH3 एंड NF3, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकी पोलैरिटी को भी कंपेयर कीजिए और बॉन्ड एंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ,
कंपेयर द पोलैरिटी ऑफ, आपको पोलैरिटी कंपेयर करना है ऑफ NH3, NH3 की पोलैरिटी कंपेयर करना है विद नंबर 1 H2O के साथ कंपेयर करना है, ओके। नंबर 2 BH3 के साथ कंपेयर करना है। नंबर 3 आपको NF3 के साथ कंपेयर करना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस के से सॉल्व होती जाएंगी, राइट। अब प्रश्न आता है भाई कि एक कंपाउंड है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, और एक कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। ये एक एक्सट्रीम कंडीशंस हैं कि अगर दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीचों बीच होगा और आपका कंपाउंड 100% कोवलेंट होगा। और अगर दो एलिमेंट के बीच में एक एलिमेंट कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है और कंप्लीट ट्रांसफ़र के बाद भी उस दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पेयर पर कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करता है, तो फिर ऐसे केस के अंदर वो कंपाउंड 100% आयोनिक होगा। लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम कंडीशन हैं ये बहुत कॉमन नहीं हैं, स्पेशली जो हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड है। हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनने वाले हैं बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो अलग अलग एटम्स के बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनने वाले हैं, ऐसे एटम्स को हम क्या कह देते हैं, हेट्रो, अलग अलग, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस जिनका अलग अलग है, जैसे H2O, HF, HCl, इस तरह के कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें ये कंडीशंस बहुत कम देखने को मिलेगी कि कोई कंपाउंड 100% आयोनिक होगा या 100% कोवलेंट होगा, राइट। तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आयोनिक कंपाउंड जो हैं, एक बात तो क्लियर हो गया कि आयोनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, वो 100% आयोनिक नहीं होता, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है उसमें भी आयोनिक कैरेक्टर होता है, वो 100% कोवलेंट नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए दो कोई भी आयंस हैं और मैं टॉपिक डाल देता हूँ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। अब तक हम कोवलेंट कंपाउंड पे फोकस कर रहे थे, अब हम आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है, राइट। हम इसको दो अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, समझिए ध्यान से कि आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया है। ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, नंबर 1 आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड, इन कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा। कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल लेके चले थे, उसमें आयोनिक कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मींस दोनों पे अराइज होने वाले चार्ज के ऊपर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के ऊपर, और रिलेटिव ज्योमेट्री जो है उनकी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कि कोई आयोनिक कंपाउंड है वो कितना कोवलेंट है उसको समझने की कोशिश करना है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट का सहारा लेंगे, पोलराइजेशन, राइट। पोलराइजेशन शब्द का मतलब क्या है, अभी कुछ मिनट में आपको समझा रहा हूँ। कि मान लीजिए ये एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl। अब सबको पता है NaCl बना कैसे, Na जो है उसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl जो है उसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सीन है। अब नाइट्रोजन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सो इट इज़ सोडियम पॉजिटिव, और उसका आउटर सेल जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला था वो खाली हो गया। और दिस इज़ द क्लोरीन नेगेटिव, जिसके सराउंडिंग में अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
राइट। अब क्या होगा भाई कि ये जो सोडियम पॉजिटिव है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, एक दूसरे के पास पास, और डेफिनेटली हमारा जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड है। हमने लोगों ने चैप्टर के शुरू में इस चीज़ के बारे में बात कर लिया था। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए कि जो सोडियम पॉजिटिव है ये क्लोरीन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में मौजूद है उनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। डोनेट कर दिया वो एक अलग स्टोरी था। अब अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि सोडियम पॉजिटिव अपने सराउंडिंग में मौजूद जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे वो क्लोरीन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, वो हर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। सो क्लोरीन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने से सोडियम पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्ज हो जाएगा भाई। डिस्पर्ज का मतलब पहले से कम हो जाएगा। जितना आप प्लस सोच रहे थे ना कि 100% होना चाहिए था, अब उसने थोड़ा इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचा, अब सबको पता है पॉजिटिव चार्ज है किसी के ऊपर और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर पॉजिटिव तो ख़त्म हो जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्ज होगा। दूसरी तरफ क्लोरीन नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही उसकी से दूर जाएगा उसका नेगेटिव चार्ज भी डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। और जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा उतना ही आपके कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आपके आयोनिक कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो गया? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, ये ध्यान रखना। इसी फिनोमिना को हमारी केमिस्ट्री में पोलराइजेशन का नाम दिया है। क्या नाम दिया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब कि किसी भी कैटायन की टेंडेंसी, राइट, क्या करने की? एनायन के, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसे ही क्या कहा गया है? पोलराइजेशन, राइट। यानी कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर अपनी तरफ खींच पा रहा है, इसी फिनोमिना को पोलराइजेशन का है। क्या? कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और जितना कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर जो है आयोनिक कंपाउंड का वो घटेगा। आयोनिक कैरेक्टर तो घटेगा तो सीधा सा मतलब है कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कोई आपसे पूछे पोलराइजेशन का मतलब क्या है, आप कहोगे भाई किसी कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पोलराइजेशन कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है? आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर को जब चेक करते हैं तब हम पोलराइजेशन शब्द को जनरली इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अगर कोई किसी आयोनिक कंपाउंड में नो पोलराइजेशन, नो पोलराइजेशन का मतलब है कि कोई कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नहीं खींच रहा है। सो नो पोलराइजेशन का मतलब है कि आपका कंपाउंड मेनली आयोनिक होगा, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। और दूसरा, अगर पोलराइजेशन है तो फिर पोलराइजेशन में दो बात हैं, या तो पोलराइजेशन लेस हो या फिर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर पोलराइजेशन बहुत कम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, नेगेटिव भी बहुत कम नहीं होगा, और आपका कंपाउंड मुख्यतया प्रीडोमिनेंटली आयोनिक ही रहेगा, भले ही उसके अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ गए हों, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। लेकिन अगर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चों, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा खींच ले तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी बहुत कम हो जाएगा। सीधा सा मतलब है कि आपके कंपाउंड के अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन सा कैरेक्टर अराइज होगा? कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होगा, ध्यान रखना। सो दिस इज़ ए स्पेशल पार्ट कि पोलराइजेशन किस तरीके से आप लोगों को किसी आयोनिक कंपाउंड के कोवलेंट कैरेक्टर को समझा पा रहा है, राइट। अब बात आती है भाई कि
इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को कि कौन किसको खींचेगा, इसको समझाने के लिए आपकी केमिस्ट्री में एक बहुत सिंपल सा रूल दिया गया है, दैट इज फजान्स रूल, राइट। बहुत आसान सा रूल है। फजान्स रूल को ध्यान रखिएगा कि क्या समझाया था फजान साहब ने। इन्होंने ये कहा था कि पोलराइजेशन कहाँ ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, राइट। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, कैटायन स्मॉल साइज का हो, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि उसमें छोटा साइज है तो न्यूक्लियस के नज़दीक है उसकी सेल्स आउटर, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा स्मॉलर साइज वाला, ठीक है। एनायन जो है उसका साइज लार्ज साइज हो, क्योंकि लार्ज साइज का जो एनायन है उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पर उतना अट्रैक्शन नहीं होता, तो उसको फिर दूसरा एलिमेंट जो है या आयन है वो अट्रैक्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होगा तो बहुत फ्रीक्वेंटली पोलराइजेशन होगा, यानी कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। तीसरी चीज़ कि अगर चार्ज जो है वो कैटायन और एनायन पर ज़्यादा हो, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, एनायन वो लार्ज ही होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ए पॉजिटिव जितना खींचेगा उससे ज़्यादा B2 पॉजिटिव खींचेगा, और B2 पॉजिटिव जितना खींचेगा उससे ज़्यादा A3 पॉजिटिव खींचेगा। तो जितना कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। ये पॉइंट भी आप सबको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, डाटा बेस्ड पॉइंट है कि कैटायंस विद 18 सेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, कैटायन विद 18 सेल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इसे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहा गया है। सूडो का मतलब भ्रमित करने वाला, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्योंकि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बिहेवियर तो करते हैं 8 की तरह, लेकिन इनके आउटर में 18 होता है। यानी सूडो का मतलब था भ्रमित करने वाला, यानी ऐसा लगता है कि ये इनर्ट गैस जैसे ही है, लेकिन इनर्ट गैस जैसे है तो आउटर में 8 होना चाहिए, लेकिन आउटर में 8 नहीं, आउटर में क्या है, 18 है, राइट। और ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर में 18 है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका कॉपर पॉजिटिव है। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ओके, एंड 3d9 था तो 4s1 और 3d10। अब आप समझिए ध्यान से, 1s2 2s 1s2 फर्स्ट सेल में 2, 2s2 2p6 8, 3s2 3p6 एंड 3d10 18 एंड 4s1 दैट इज 1। सो ये था कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉपर पॉजिटिव का ले लोगे तो क्या करना है बच्चों, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर सेल से 4s से, निकलते ही ये 0 हो गया। इसका मतलब इसके आउटर में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन जिनके भी आउटर में बन जाता है वो सब बहुत हाई पोलराइजेशन शो करते हैं। तो क्लियर हो गया, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, कैटायन और एनायन पर ज़्यादा चार्ज, और 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो हैं उनका होना, ये सब हाई पोलराइजेशन की पहचान है, ये हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्न है भाई कि कंपेयर द कोवलेंट कैरेक्टर, compare the covalent character in given ionic compound. Number 1 LiCl and NaCl। ध्यान दीजिएगा दोनों आयोनिक कंपाउंड हैं, लेकिन जहाँ पर कैटायन का साइज छोटा है वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऐसा फजान्स रूल में आप लोगों ने पढ़ा है। सो LiCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, NaCl and KCl. So this is another simple question.
NaCl एंड KCl। बाकी Cl anion तो सेम है। कैटायन का साइज जैसा छोटा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके, NaCl एंड NaBr। आप देखिए भाई, कैटायन का साइज तो सेम है, एनायन का साइज जहाँ बड़ा होगा वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हो भाई, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? NaBr के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन भाई, LiF, LiCl, LiBr, कोई दिक्कत नहीं है, कैटायन तो सेम ही है, एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो सीधा सा मतलब है भाई कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन भी बढ़ेगा और कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसका मतलब LiCl से F से ज़्यादा Cl, Cl से ज़्यादा Br। सो कैटायन और एनायन के साइज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पांचवा, NaCl और CaCl2। एनायन का चार्ज तो सेम है, लेकिन कैटायन का जो चार्ज है वो +2 है। इसका मतलब जितना कैटायन का चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा था कि कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, कैटायन और एनायन पर ज़्यादा चार्ज का होना, ये भी एक एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CuCl और NaCl। CuCl 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है, और 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा होगा। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने थे कि किन किन पॉइंट के हेल्प से आप लोग कोवलेंट कैरेक्टर को समझ पाओगे। कोवलेंट कैरेक्टर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, राइट। और इस फिनोमिना को हमने एक्सप्लेन किया जिस पॉइंट के अंडर वो पोलराइजेशन कहलाया। पोलराइजेशन को डिफाइन किस तरीके से किया कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कैटायन के द्वारा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है तो कैटायन और एनायन के जो चार्जेज हैं वो डिस्पर्ज हो जाते हैं, और चार्जेज डिस्पर्ज होने का सीधा सा मतलब है कि वो आयोनिक कंपाउंड अब उतना आयोनिक नहीं रहता है, राइट। और इसी चीज़ की वजह से उस आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होता है। सो दैट्स द पॉइंट फॉर यू। सो आप लोगों को इस पूरे लेक्चर को अच्छे से कवर कर लेना है। डाइपोल मोमेंट हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। इस 3 लेक्चर में ख़त्म होने वाला ये टॉपिक नहीं है। अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ इसका यूज होगा आप लोग इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।